किसी भी देश में संविधान, संस्थाएं और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स मिलकर एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का आधार बनाते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि यही देश धीरे-धीरे शोर किए बिना ऑटोक्रेटिक रास्ते पर फिसल सकते हैं। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती है, बल्कि छोटे-छोटे बदलावों, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टीट्यूशनल वीकनेस से शुरू होती है। शुरुआत अक्सर वहाँ से होती है जहाँ समाज दो बड़े खेमों में बँटने लगता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ता है और नेता अपने विरोधियों को केवल प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी, गद्दार या खतरनाक बताने लगते हैं। जैसे ही ये भाषा सामान्य होती है, लोकतंत्र का एक मौलिक सिद्धांत म्यूचुअल टॉलरेशन यानी कि विपक्ष भी देश का वैध हिस्सा है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच को एग्जिस्टेंस की भावना टूट जाती है और यहीं से पहली दरार खुलती है। धीरे धीरे ये पोलराइजेशन आगे बढ़कर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के इरोजन में बदल जाता है। संस्थाएं जो पहले इंडिपेंडेंट थी, अब राजनीतिक दबाव महसूस करने लगती हैं। इंस्टीट्यूशनल फॉरबियरेंस यानी कि संवैधानिक सीमाओं का सम्मान पीछे छूटने लगता है। सरकार वे सभी टेक्निकल मैन्योर्स अपनाने लगती है जो कानून में तो सही होते हैं, पर लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ होते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब सत्ता को चुनौती देने वाली आवाज़ें मीडिया, विश्वविद्यालयों, एनजीओ और सिविल सोसाइटी के संस्थानों में आवाज़ें कम होने लगती हैं। इसके बाद वो समय आता है जब सरकार इंफॉर्मेशन सोर्सेस पर कंट्रोल बढ़ाती है। मीडिया कैप्चर, आलोचकों को डराना और असंतुष्ट आवाज़ों को फॉरेन एजेंट या एंटी नेशनल बताना आम हो जाता है। स्वतंत्र मीडिया धीरे धीरे एक तरफा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने लगती है और जनता तक पहुंचने वाली जो सूचनाएं हैं उनका संतुलन टूट जाता है। इसी समय में सरकार इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि ह्यूमन राइट्स बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को अपने अनुकूल यानी कि प्रो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती है। नियुक्तियां बदलकर, बजट सीमित करके और कानूनी दबाव बनाकर इन संस्थाओं की रीढ़ झुका दी जाती है। यहां पहुंचकर सत्ता का अगला कदम होता है जुडिशरी, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन और ओवरसाइट एजेंसीज को अपने नियंत्रण में लेना। इसे कभी जुडिशियल पैकिंग, कभी रेगुलेटरी कैप्चर और कभी वेपनाइजेशन ऑफ लॉ कहा जाता है। अदालतों में ऐसे जज नियुक्त किए जाते हैं जो सरकार के लिए एफेबल हों या इंडिपेंडेंट जज को किनारे कर दिया जाता है। इससे सत्ता के खिलाफ कानूनी जांच कमजोर हो जाती है और कानून का प्रयोग सरकार के आलोचकों के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में किया जाता है या उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल वेपन बन जाता है। जब संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं तो सरकार कानूनों में वे सभी बदलाव करती है जो संविधान की आत्मा को बदले बिना उसकी शक्ति बढ़ा दे। इमरजेंसी लॉज, वेग सिक्योरिटी एक्ट, मीडिया रेगुलेशन, इंटरनेट कंट्रोल या इलेक्टोरल रूल्स में टेक्निकल अमेंडमेंट, इन सब का इस्तेमाल विपक्ष को सीमित करने और इलेक्टोरल कंपटीशन को कमजोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद इलेक्शन प्रक्रिया खुद प्रभावित होने लगती है। निर्वाचन क्षेत्र बदले जाते हैं, विपक्ष को प्रचार की अनुमति सीमित मिलती है, सरकारी संसाधनों का मिसयूज बढ़ जाता है और अंततः चुनाव एक फॉर्मल प्रोसेस बनकर रह जाता है जहां जीत पहले से तय होती है। जब सत्ता को चुनौती देने की संभावना और भी ज्यादा कम हो जाती है तो खुलकर रिप्रेशन शुरू हो जाता है। विपक्षी नेताओं पर केस, अरेस्ट, मीडिया पर सेंसरशिप, सोशल मीडिया अकाउंट बंद होना, छात्रों, लेखकों, कार्यकर्ताओं पर सेडिशन जैसे आरोप, ये सब धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। फियर का वातावरण जनता में बैठ जाता है और लोकतंत्र की मोरल फाउंडेशन टूट जाती है। जो संस्थाएं जनता के प्रति अकाउंटेबल थीं वे अब सरकार के प्रति लॉयल हो जाती हैं। ये वो बिंदु होता है जहां सत्ता का केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लगभग पूरी तरह हो चुका होता है। अंततः जब एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया और इलेक्शन सभी पर कंट्रोल स्थापित हो जाता है तो देश वास्तविक रूप में ऑटोक्रेटिक रूल में प्रवेश कर जाता है। लीडर का व्यक्तित्व ही राजनीति बन जाता है और राज्य संस्थाएं जनता की सेवा के बजाय रिजीम सर्वाइवल के लिए काम करने लगती हैं। यही वो क्षण है जहां डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग समाप्त होकर फुल ऑटोक्रेटाइजेशन में परिवर्तित हो जाता है। देश नाम मात्र का लोकतंत्र रह जाता है यानी कि नॉमिनल डेमोक्रेसी रह जाती है। केवल वास्तविक रूप में वो एक व्यक्ति या पार्टी की मजबूत पकड़ में आ चुका होता है। इतिहास में ये प्रक्रिया कई देशों में देखी गई है, जैसे कि 1920 से लेकर 1930 के बीच में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, स्पेन में फ्रैंको, रूस में पुतिन, हंगरी में ऑर्बन, वेनेजुएला में चावेड हो गए, मदुरो हो गए। इन सभी ने चुनाव और संविधान के दायरे में रहते हुए धीरे धीरे संस्थाओं को कमजोर किया है और अपने देश को एक अथॉरिटेरियन मॉडल की ओर धकेल दिया है। जर्मनी में वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद था, संसद थी, अदालतें थी, लेकिन क्रम वही था। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, वैध विपक्ष का डिलेजिटिमाइजेशन, मीडिया का कंट्रोल, इमरजेंसी लॉज, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस और अंततः सत्ता का व्यक्तिगत केंद्रीकरण। कोई भी कदम अचानक डिक्टेटरशिप जैसा नहीं दिखता है, लेकिन इन चरणों के लगातार जुड़ाव ने पूरे लोकतंत्र को भीतर से हॉलो कर दिया। यही यूनिवर्सल पैटर्न बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी
एक देश धीरे-धीरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से हटकर ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बदल सकता है। लोकतंत्र का कोलैप्स हमेशा टैंकों से नहीं होता है, कभी-कभी वो कानूनों और संस्थाओं के भीतर से भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने संविधान को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो रहे हैं, तो सवाल पूछा जाना चाहिए, अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाना चाहिए।